हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा है। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसका नाम स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद शरीफ AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 937 है के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सबसे पहले यदि देखें तो उक्त बात रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से संबंधित है। यहाँ पर यदि हम देखें तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 311 आर्टिकल सर्विस से संबंधित है कि कोई व्यक्ति यदि शासकीय सेवा में है तो उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं उक्त प्रकरण के। यदि सबसे पहले तथ्य देखें तो यहाँ पर वादी मोहम्मद शरीफ पुलिस स्टेशन कोकनवान जिला कानपुर में हेड कांस्टेबल के रूप में पदस्थ थे। 22 जनवरी 1955 को उनकी पुलिस एक्ट की धारा 7 के अधीन अभियोग पत्र दिया गया और उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण इन्होंने अगले ही दिन दे दिया। यहाँ पर अनुशासन की विभागीय कार्रवाई विभागीय जांच अधिकारी के द्वारा की गई और जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर एक आदेश दिया गया जो कि 3 जून 1955 के अनुसार उनकी नौकरी से उन्हें निकाल लिया गया। इसके अगेंस्ट इन्होंने सबसे पहले एक वाद दायर किया। यहाँ पर इन्हें वादी कहा जाएगा। वादी के द्वारा विभागीय अपील रिवीजन उच्च अधिकारी के यहाँ पर पहले की, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो उसके अगेंस्ट इन्होंने वाद दायर किया। वाद दायर करने के बाद निचली अदालत, जिसे ट्रायल कोर्ट कहा गया है, के द्वारा इनका, जिसमें इन्होंने मांग की कि इनकी जो सेवाएं बर्खास्त की गई है वो रद्द किया जाए और जो वेतनमान है वह उन्हें दिलाया जाए और अवैधानिक रूप से इन्हें गलत तरीके से निकाला गया है, इस प्रकार वापस सेवा में रखा जाए। तो इस प्रकार इन्होंने एक दावा पेश किया जिसे विचारणीय न्यायालय, जिसे यहाँ पर परीक्षण न्यायालय ट्रायल कोर्ट कहा है, उन्होंने इनका दावा यहाँ पर खारिज कर दिया। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने अपील फाइल की। अपील जिला जज के यहाँ फाइल की, जिनको सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त जज कानपुर के द्वारा की गई और अपील के निर्णय के अनुसार नीचे की जो अदालत ने निर्णय दिया था उसे पलट दिया गया और वादी का दावा डिग्री कर दिया गया और अपील स्वीकार की गई और वह निर्णय दिया गया कि अभियोगी पत्र स्पष्ट नहीं था। वादी को विभागीय जांच के द्वारा बचाव करने के लिए जो उचित अवसर दिए जाना चाहिए थे वह नहीं दिए गए। तो इस प्रकार यहाँ पर इनकी अपील स्वीकार कर दी। अब अपीली न्यायालय जो था उसने अपने निर्णय में और भी बताया कि अपीली न्यायालय ने वादी के बर्खास्ती के आदेश को असंवैधानिक व गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया, लेकिन वेतन से संबंधित मामले को निचली अदालत के पास फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया गया। मतलब अपन प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसको वह प्रकरण को, वेतन का जहाँ तक प्रश्न है तो लोअर कोर्ट को भेज दिया, वहाँ पर रिमांड कर दिया और जहाँ तक उनके नौकरी से निकाला गया, उनको सुनवाई का अवसर नहीं किया, अवैधानिक रूप से हटाया गया, तो वो वहाँ पर उनकी अपील वहाँ पर स्वीकार की गई। इतना माननीय अपील न्यायालय ने आदेश दिया। इसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपील की। अपीली न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने न्यायालय में द्वितीय अपील दाखिल की, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई तथा उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीली न्यायालय के द्वारा पास की गई डिग्री की स्वीकृति प्रदान की गई। अब यहाँ पर जो अपीली न्यायालय का निर्णय था वो मान्य किया गया और यहाँ पर राज्य सरकार की जो अपील थी वो खारिज कर दी। इसके अगेंस्ट अब यूपी सरकार जो थी उन्होंने अपील की माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा दायर
अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिया गया कि दोनों ही अपीली न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय सही है कि वादी के विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, विभागीय जांच डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी है में उसकी सुनवाई का अवसर वादी को नहीं दिया गया और बचाव का पूर्ण रूप से अवसर भी प्रदान नहीं किया गया और सही प्रकार से अपना बचाव रखने का पक्ष भी नहीं दिया गया है और अभियोग पत्र में वादी के तथाकथित कदाचार जो था उसका कदाचार का तो उसकी तारीख तथा समय भी अंकित नहीं किया गया और दुर्घटना का स्थान भी सही रूप से नहीं दर्शाया गया है और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया कि जो इंक्वायरी के दौरान जांच की गई और साक्ष्य लिए गए उसके दस्तावेज भी उसमें उपलब्ध नहीं कराए गए और सही रूप से अपना बचाव नहीं कर पाया है। इसके अलावा तथ्य के सामने आए अनुशासनात्मक पूर्व में एक प्रारंभिक जांच भी की गई थी। उस दौरान अनुशासनात्मक डिपार्टमेंट इंक्वायरी की गई थी जिसमें गवाहों के बयान भी दर्ज हुए थे, परंतु उसकी नकलें भी जांच के दौरान वादी को नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने मांगी थी, प्रार्थना की थी कि नकलें मुझे दी जाए, फाइल मुझे बताई जाए, मुआयना करना दिया जाए, तो वो भी नहीं कराया था। तो इस प्रकार यहाँ पर पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि मुकदमेबाजी के दौरान वादी की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी, उसमें वैधानिक हेयर्स जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जिसको वैधानिक अधिकारियों हेयर्स को भी उपचार दिया जा सकता है। यह केवल मृतक को मिलने वाले वेतन तथा अन्य भत्तों को बकाया राशि का भुगतान उनको किया जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार की अपील को जो था खर्च सहित खारिज कर दी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल लेट डाउन जो माननीय न्यायालय ने की हैं, अगर उसे देखें तो उसमें ये होता है, सबसे पहले यदि देखें तो विभागीय जांच कार्रवाई के समय जो अभियोग पत्र दिया जाता है, यदि उसमें आवश्यक विवरण नहीं दिया जाता है तो वो अभियोग पत्र अवैधानिक है, अर्थात उसके अंतर्गत पूरा विवरण होना चाहिए। यदि अधूरा है अभियोग पत्र, पूरा नहीं है, उसमें कुछ कमी है और उन्हें अवसर नहीं दिया गया तो वो गलत है, अवैधानिक है। सेकेंडली, प्रारंभिक जांच के समय गवाह के बयान की नकलें भी अभियोगी को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। यदि उन्हें नकलें उपलब्ध नहीं करें तो अपना बचाव कैसे करेंगे, तो वो नकलें भी दी जानी चाहिए। तीसरा, यदि अभियोग पक्ष में आवश्यक विवरण न दिया गया हो तथा बयानों की नकलें अभियोगी को न दी जाए तो यह माना जाएगा कि उसे बचाव करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है और इस प्रकार बर्खास्ती का आदेश गलत, अवैधानिक, संविधान के विपरीत। तो इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि विभागीय जांच के दौरान यदि कोई दस्तावेज अभियोगी मांगता है तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए और दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं देना संविधान के विपरीत है। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर समझने का संक्षिप्त में प्रयास किया है उक्त वाद में। थैंक यू।